सबसे पहले काउंटडाउन 93 डेज टू गो। जी हाँ, 93 दिन बाकी हैं अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। बहुत ही दिलखराश मनाजर, बहुत ही अफसोसनाक खबरें। हुकूमत के अपने नंबर्स के मुताबिक 800 से ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। मतलब कि 800 से ज़्यादा देहात में ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ के मकीन वो कुछ मारे गए, कुछ वो अपने साथ नकल मकानी करने में कामयाब हो गए। उनकी तमाम फसलें तबाह, उनके घर तबाह, उनकी तमाम जो भी जमा पूंजी थी वो तबाह। और आज अपने घरों में रहने वाले जो दूसरों के पेट पालते हैं वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। किसी को खैमा मैसर है तो किसी को नहीं, कोई किसी दरख्त के नीचे पनाह लिए हुए है तो किसी के जानवर भूखे हैं। बहुत ही दगरगूं सूरत हाल है, अफसोसनाक खबरें हैं, लेकिन आपके सामने रखनी भी ज़रूरी हैं ताकि आप सब अपने भाई और बहनों का अब ख्याल कर सकें, क्योंकि आपको आगे आना पड़ेगा। हुकूमत फील्ड मार्शल की पूरी रजीम बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। एक तरफ आज मरियम नवाज टिकटॉक बनाती रहीं तो दूसरी तरफ एनडीएमए आज फिर से गायब रही। एनडीएमए के जो लेफ्टिनेंट जनरल इनाम है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। डीजीआईएसपीआर ने भी आज कुछ नहीं बताया कि लोगों के साथ क्या बनी और कितने लोगों को बचाया गया या क्या किया गया। मतलब कि जो मशीनरी है वो मुकम्मल बैकफुट पर है। हमने आपके सामने रिपोर्ट किया था, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और इक्का दुक्का लोग उन्होंने एक आध चक्कर लगाए अपने इलाकों में और उसके बाद वो भी जा शाम को इस्लामाबाद पहुंचे और वहां बैठे। मतलब किसी को अवाम के साथ कम अज़ कम उनका पुरसाने हाल कोई इस वक्त नहीं है। जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख देते हैं। चनाब में जो कादराबाद हेडवर्क्स की अब से चंद घंटे पहले की सूरत हाल है, ज़ाहिर है वहाँ पर 10.5 लाख तकरीबन 10,54,000 क्यूसिक पानी का अखराज है। ख़तरा शदीद बरकरार है अभी भी। सतलुज गंडा सिंह वाला पर 2,61,000 क्यूसिक ख़तरनाक, इस पर इजाफा नहीं हो रहा। अब कादराबाद के ऊपर भी इजाफा नहीं हो रहा, सतलुज के ऊपर भी इजाफा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि अभी तक की जो हमें सूरत हाल लग रही है उसमें जो मैक्सिमम डेवस्टेशन थी वो हो चुकी। और अब खैर होना भी और क्या है, जो पाकिस्तानी पंजाब के मशरकी अजला हैं वो तो सारे ही पानी के अंदर हैं। अब सिर्फ शहर बच गए हैं थोड़े बहुत, लाहौर शहर कह लें और दूसरे, बाकी इर्द गिर्द तो पानी ही पानी है। तो अभी और तबाही, वैसे और पानी आ भी गया तो कितना फ़र्क पड़ जाना। लेकिन चलें बाहर, आगे वाले इलाकों के लिए बेहतर होगा कि पीछे से मजीद पानी नहीं आ रहा। रावी जो जसर है वहाँ पर 1,66,000 क्यूसिक बुलंद सतह पर पानी जारी है। लग रहा है कि अब अल्लाह करे लाहौर बच जाएगा, क्योंकि 1988 में लाहौर में इसी मकाम के ऊपर तकरीबन 5.25 लाख क्यूसिक, 5 लाख, 5.5 लाख, 5.25 लाख क्यूसिक पानी जो है वो गुजर चुका हुआ है 1988 में। लेकिन जाहिर है उस वक्त ये तजावज़ात नहीं थी। जो कुछ अब किया हुआ है उसमें मेरा ख्याल है उस वक्त का 6 लाख और अब जो 2 लाख गुजर रहा है ये तकरीबन बराबर का ही काम होगा, क्योंकि अब तो सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ और सब ये जो कुछ बना है वो आपके सामने है। बहरहाल पीडीएम ने कादराबाद हेडवर्क्स में शगाफ के खतरे की वार्निंग दी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पानी का प्रेशर है। जैसे हमने आपको बताया कि तकरीबन 10.5 11 लाख क्यूसिक जो वाटर है वो वहाँ से इस वक्त गुजर रहा है। मुतासरा इलाके जो नए ऐड हुए हैं, हमने आपको सियालकोट, नारोवाल सबके मनाजर कल दिखाए थे, लाहौर के इर्द गिर्द के तमाम कसूर के मनाजर। अब पानी वहाँ से आगे निकलकर वस्ती पंजाब में तबाही मचा रहा है और कल आप देखेंगे कि वस्ती पंजाब से साउथ पंजाब में कल और परसों पानी दाखिल होगा। अल्लाह खैर करे, वहाँ पर भी हमें लग रहा है ये पानी जब वहाँ जाएगा और आगे सिंध तो अगली तबाही वहाँ पर है। उम्मीद करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई इंतजामात हुकूमत करेगी, लग नहीं रहा, लेकिन बहरहाल काम है हमारा वार्निंग देना। वहाँ पर भी आप देखेंगे ये यही कहेंगे खड़े होकर कि इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया, इसलिए हमें तो पता ही नहीं चला। तो चनाब के किनारे 333 देहात जो हैं वो ज़ेरे-आब हैं। सियालकोट 133, चनियोट 100, झंग 52 और ये बढ़ता जाएगा नंबर, क्योंकि पानी अब झंग और झंग से आगे साउथ पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। सतलुज के किनारे 335 देहात मुतासर, 3.8 जो लाख लोग हैं वो अफराद मुतासर हैं। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और आगे दीपालपुर, ये सारे इलाके जो हैं ये अब ज़ेरे-आब आ रहे हैं। नारोवाल में तकरीबन 40 से 50 देहात मुकम्मल डूब गए हैं। गुरुद्वारा करतारपुर कम्प्लेक्स भी ज़ेरे-आब है। 150 वहाँ पर सिख यात्री थे जिनको बचा लिया गया, लेकिन बहुत देर की गई। वही हेलीकॉप्टर जो शहबाज शरीफ और मरियम को लेकर ऐसे ही झूले देता रहा और इसी करतारपुर के ऊपर उड़ता रहा, अगर उसी हेलीकॉप्टर को इन सिख यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए वक्त पर इस्तेमाल किया जाता तो ये सारे वक्त पर वहाँ से रेस्क्यू कर लिए जाते। हुकूमत के अपने नंबर्स के मुताबिक, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत अक्सर नंबर्स को फज करती है और नंबर्स कम बताती है, लेकिन अपने नंबर्स के मुताबिक 800 देहात ज़ेरे-आब हैं और पिछले 24 घंटे में कम अज़ कम 15 लोग वफात पा चुके हैं, जहाँ भाग हो चुके हैं और बहुत सारी अननोन लाशें जो हैं वो पानी में से लोगों को मिल रही हैं। अभी एक वीडियो देख रहे थे, एक लाश को जो पानी में डूबी हुई लोगों को मिली, उसको ट्रॉली पे डाला हुआ था, कोई एम्बुलेंस उसके लिए मुयस्सर नहीं थी। लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ ये कर रहे हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर आज वहाँ पर गायब नज़र आई है। लाहौर की सूरत हाल करें तो वहाँ पर हुकूमत के अंदर भी खींचातानी है।
वहाँ पर भी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बेशुमार हैं, कोई एक नहीं है, सभी के अंदर इस वक्त पानी जो है वो जा रहा है। अलीम खान साहब पर बहुत तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर, वो इस वक्त टारगेट पे हैं क्योंकि उनकी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये भी क्योंकि वाटर के बिल्कुल करीब है, दरियाए रावी के किनारे पर, तो इस वजह से इसके अंदर भी बहुत तबाही आनी है। अब से थोड़ी देर पहले के मनाजर जो सोशल मीडिया शेयर कर रहा है, कोई 30-40 मिनट्स या 50 मिनट्स कह लें, अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप मिडनाइट समझ लीजिए पाकिस्तान में इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से लोग कि जो अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क व्यू या जो भी उसका नाम है, उसके बंद भी अब टूट गए हैं और उसके अंदर भी पानी जो है वो दाखिल होना शुरू हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने नाम लिए बगैर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पर एक और हमला किया है अलीम खान साहब पर और उनकी सोसाइटी को गैर कानूनी या उस सिमत उसकी तरफ निशानदेही की है कि वो गलत बनी हुई है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि उनकी भी बनी हुई है, लेकिन और भी बहुत सारी हैं जिनके ऊपर ये हुकूमत चुप है, बल्कि इनके शायद उसमें अपने हिस्से हैं और बजाय इसके कि ये नाजायज़ तजावज़ात के ऊपर काम करें, इस वक्त भी ये सियासी स्कोर बराबर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तैयार खड़े हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आज मरियम नवाज़ साहबा ने सुबह तो हमने आपको बता दिया था कि अपने चचा के साथ हेलीकॉप्टर का झूला लिया था, वही पुरानी 40 साल पुरानी तस्वीर जिसमें करैक्टर या करैक्टर नहीं बल्कि एक्टर्स बदलते रहते हैं। अब एक्ट्रेसेस भी आना शुरू हो गई हैं बीच में, मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं, और उसमें एक मिलिट्री के ऑफिसर सामने बैठे होते हैं और सामने इन्हीं दो खानदानों में से कोई ना कोई बैठा होता है, एक पुराना नक्शा होता है जो निकाल लेते हैं और उस पर बताना शुरू हो जाते हैं कि पानी यहाँ है और यहाँ लोग मर गए हैं और यहाँ आगे जाके मर जाएंगे। तस्वीरें खिंचती हैं और हेलीकॉप्टर उतरता है, फौजी अफसर अपने घर और ये जो खानदान के लोग होते हैं ये अपने घर और काम खत्म। आज थोड़ा सा फर्क हुआ क्योंकि पंजाब में इस वक्त टिक टॉकर जो वज़ीर आला है, इससे पहले भी खैर ऐसे ही था, शहबाज शरीफ भी टिकटॉकर ही थे, लेकिन उस वक्त टिकटॉक थी नहीं। आपको उनकी मशहूर ज़माना तस्वीरें याद होंगी जब वो लाहौर में लंबे बूट पहनकर एक बाजू ऐसे रखते थे और एक हाथ यहाँ रखते थे, बहुत अकड़ा के उंगली रखते होते थे और बिल्कुल ऐसे तने हुए खड़े होते थे, ज़रा छोटे लेकिन वो तन के खड़े होते थे। वैसे मुझे फिक्र होती थी कि जितने वो छोटे हैं कहीं बारिश के पानी में नुकसान ना हो जाए, लेकिन बहरहाल वो भी बड़े तेज़ हैं, सियाने हैं, देख कर जाते थे कि पानी कहाँ पर 1-1 1.5 फुट है वहीं जाते थे, क्योंकि जहाँ पानी 3 फुट होता वहाँ तो वो आधे से ज़्यादा, बल्कि मेरे ख्याल में 90% वो पानी के अंदर हो जाने थे, वहाँ नहीं जाते थे। तो वो अक्सर जहाँ पर पानी फुट तक होता था वो ऐसे ही लगता था कि आधा बंदा जो है वो पानी के नीचे ही है, जब वहाँ पर मियाँ साहब खड़े होते थे और अपने साथ वैसे ही बंदे रखते थे, कोई ऐसा बंदा नहीं लेके जाते थे जिससे वाकई पता चले कि मियाँ साहब ज़रा। तो खैर मुख्तसर बात ये कि वो भी टिकटॉक ही बनाते थे, उस वक्त में टिकटॉक थी नहीं, लेकिन आज बाजी साहबा जो हैं वो टिकटॉक बनाती रहीं और कश्तियों में फिरती रहीं और ऐसी जगह पर फिरती रहीं जहाँ पर सैलाब का पानी निचले दर्जे का था, सिर्फ और सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए। काफ़ी सारी एक ही कश्ती के अंदर बहुत सारे लोग सवार हो गए। पहले मुझे फिक्र हुई कि ये कहीं डूब ना जाए, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो जो कश्ती के साथ साथ लोग चल भी रहे थे और पानी उनके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक था। तो बाजी ने तकरीबन ऐसी जगहों पर कश्तियाँ चलाईं जहाँ इतना ही पानी था कि बस कश्ती चल सके, क्योंकि वो रबर की कश्तियाँ हैं जो रेस्क्यू की, वो बहुत थोड़े पानी के ऊपर भी चल लेती हैं। तो मतलब आप यही सोचें कि 2-2.5 फीट जहाँ पर पानी था वहाँ पर बाजी ने शूटिंग की। आज बैठे को 10-12 लोग एक ही कश्ती के अंदर बैठे और एक चक्कर दिया, बाजी की तस्वीरें बनी। बाजी बाद में खुशकी पर आई। बाजी वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने खुशकी पर भी लाइफ जैकेट जो है वो नहीं उतारी। अच्छा, यहाँ ये भी आपको बताएं कि रेस्क्यू जो 1122 है उनको ये कहा गया कि ऐसी लाइफ जैकेट देनी है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू, ये हमें हमारे ज़राए खबर दे रहे हैं, उनके पास ये नहीं थी। उनके पास जितनी भी लाइफ जैकेट्स थी वो तकरीबन इस्तेमाल हुई थी। फिर पीडीएमए के स्टोर में से एक लाइफ जैकेट मंगवाई गई जो बिल्कुल सील्ड थी। एक से शायद ज़्यादा मंगवाई गई हो, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ कि एक लाइफ जैकेट पीडीएमए के स्टोर में से मंगवाई गई जो बिल्कुल पैक थी। उसको खोल के फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा की मौजूदगी में वो खोली गई और वो मरियम नवाज़ साहबा को पहनाई गई, क्योंकि उनके लिए ऐसी लाइफ जैकेट का बंदोबस्त करना ज़रूरी था जो उससे पहले किसी ने ना पहनी हो। बहरहाल उन्होंने वो लाइफ जैकेट पहनी। फिर वो क्योंकि टिकटॉक बनाती हैं, आपको पता है कि कभी वो आपको पता है कि पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लेती हैं, कभी डॉक्टर्स के गाउन पहन लेती हैं। तो वो राजा बाबू, आपने एक इंडियन फिल्म देखी थी जिसमें ये रानी, इनको हम क्या कह सकते हैं, राजा बाबू का अपोजिट आप कोई मुझे बता दें कि इनके लिए हम क्या, रानी, राजा की जगह तो रानी होगा, बाबू की जगह पर बेबे तो मैं कह नहीं सकता, मेरी तो बाजी हैं। तो अगर रानी बेबे आपने कहना है तो आप कह सकते हैं, अज़रा तफन्नन सिर्फ मैं कह रहा हूँ, सीरियसली नहीं, क्योंकि मेरी बाजी हैं, अगर उनको बेबे कहूँगा तो उस हिसाब से तो फिर मैं भी बाबा जी हो गया, तो मैं तो इतनी बदतमीज़ी नहीं कर सकता। बहरहाल आप लोग जिनकी वो, जो उनको बाजी नहीं कहते या जिनको वो बुरी लगती हैं, वो उनको राजा बाबू की जगह पे रानी बेबे कह सकते हैं। चलें, तो आज रानी बेबे साहबा जो हैं वो इन सारी जगहों पर घूमती फिरती रहीं, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब वो बाहर निकल आई
मैं इन कश्ती से बाहर आ गई, खुशकी पे आ गई, क्योंकि आपको पता है कि हम तो सारे खुशकी के ही रहने वाले हैं इंसान तो, और खुशकी पर आते ही वहाँ पर तो कोई खतरा नहीं होता, तो लाइफ जैकेट आप उतार देते हैं। लेकिन बाजी ने क्योंकि मीडिया पर आना था, बाजी ने क्योंकि अपनी टिकटॉक बनानी थी, बाकी सब ने उतार दी, बाजी अकेली खड़ी थी और लाइफ जैकेट पहन के उन्होंने पूरी मीडिया के ऊपर गुफ्तगू की, सारी उन्होंने जो बातचीत मीडिया पर गई ताकि पूरी कौम को पता चले कि मरियम नवाज़ लाइफ जैकेट पहनकर लोगों को पानी से निकाल रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो इस ख़ानदान को फिल्में बनानी चाहिए थी, किसी फिल्म में होना चाहिए था, गलत जगह पर आ गए। लेकिन चले, ये भी एक बड़ी फिल्म ही चल रही है और मैं क्या कहूँ। आगे चलते हैं। इसी जगह पर मरियम साहबा ने कहा कि मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए। अब ये लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। वाज़े इशारा अगेन उनकी जो डायरेक्शन है वो रश्के कमर, और रश्के कमर को वो कह रही हैं कि अब पीटीआई को जो रह गई है बात वो भी ख़त्म करें और पीटीआई को मज़ीद नुकसान पहुँचाएँ। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सियासत से बालातर होकर अब मुल्की मफाद में, उन्होंने कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी का नाम, अगर ये जुमला ना कहती तो मैं ये समझता कि शायद वो ये कह रही हैं कि कालाबाग डैम वगैरह बना लेना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, तो वहाँ से वाज़े हो गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हैं, रश्के कमर से बात कर रही हैं, और ये कहना चाह रही हैं कि जो थोड़ा बहुत कसर रह गई है वो भी अब तहरीक इंसाफ को मुकम्मल ख़त्म करें तो मैं तब राज़ी होंगी। तो आज ये रानी बेबे साहबा का ये आज मामला था। आगे चलते हैं। पूरे सूबे में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जो मैंने आपको बताया जो पानी में नहीं डूबा, लेकिन मरियम साहबा की आज भी गुजारिश रश्के कमर साहब से यही है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान पहुँचाएं, मुझे अभी चैन नहीं है। खैर, ये टिकटॉक तो बन गई, सारा कुछ हो गया। मरियम साहबा ने 2-3 वहाँ पर लतीफ़े भी। ये कैसे हो सकता है कि हमारी नालायक बाजी जो 12वीं पास भी नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से 12वीं पास हैं नकल शक्ल लगा के, कैलिफोर्निया में एक खातून डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे खुद बता रखा है, उनके मियाँ ने खुद बता रखा है कि उनके साथ ये बैठती थी, उनके पर्चे से इन्होंने नकल की थी, उनके एग्ज़ाम से इन्होंने नकल करके एफएससी पास की थी, वो गवाह मौजूद है इसकी। तो बाजी बेचारी ने तो एफएससी भी अपनी तरह से पास नहीं की, मैट्रिक भी ऐसे ही किया होगा, जाहिर है, तो उनसे गलतियां तो होनी हैं। तो आज बाजी ने 3-4 लतीफ़े सुनाए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी, वो लाहौर में पैदा हुई हैं, लाहौर में बड़ी हुई हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इतना पानी नहीं देखा। तो बाजी गलत बयानी कर रही हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि 1988 जब गालिबन इनके वालिद मोहतरम वज़ीर आला होंगे, उस वक्त 5.5-6 लाख क्यूसेक वाटर जो लाहौर के करीब से गुजरा या वहाँ से गुजरा रावी में से, इस वक्त वहाँ पर पानी जो है वो 1.5 से 2.25 लाख क्यूसेक है इस वक्त। लेकिन ज़ाहिर नाजायज़ तजावज़ात की वजह से ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है, लेकिन पानी पहले भी इतना, इससे 3 गुना ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ से गुजर चुका है। फिर बाजी ने कहा कि इस साल जो बारिशों की वजह से टोरेंशियल रेन्स हुई, ये ज़रा सुनिए क्या कहा। आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है। आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है। सुन लिया आपने। अब बाजी ने आज कहीं, ज़ाहिर है जो हमारे फ़ौजी जर्नल्स हैं और वो अंग्रेज़ी बोलने का उनको भी बड़ा शौक़ है और अंग्रेज़ी की टर्म्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारी फ़ौज में बहुत इस्तेमाल होती हैं। तो जब उन्होंने बाजी को ब्रीफिंग दी होगी तो उन्होंने बिल्कुल भी तूफ़ानी बारिशों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया होगा, उन्होंने टोरेंशियल रेन्स क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा। बाजी को तो पता नहीं होगा कि ये क्या है, बाजी को लगा होगा कि ये कोई ख़ास किस्म का तूफ़ान है। तो बाजी ने कहा कि इस दफ़ा जो बारिशों की वजह से टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, अब अंग्रेज़ी में दोनों बारिशें हैं, तो बाजी असल में कहना चाह रही है कि इस दफ़ा बारिशों की वजह से तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। तो बाजी की इस पर, बाजी पे गुस्सा ना किया करें। बाजी मैं कोई, आपको पता है मेरी बाजी हैं, वो भी दूसरी भी मेरी बाजी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सभी का एहतराम करता हूँ। मैं जो साथ मरियम औरंगज़ेब साहबा खड़ी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इनके कानों में चीज़ें डालती रहती हैं, बेचारी बोलती रहती हैं, खुद बिल्कुल नहीं पता। बाजी क्लीन स्लेट हैं, बिल्कुल मासूम हैं, बाजी पर जो लिखेंगे वो बोल देंगी। बाजी को कुछ अपने तौर पर पता नहीं होता कि वो क्या बोल रही हैं। ये ऐसे ही जैसे आपको याद होगा, ज़ाहिर है मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, हर एक का अपना शोबा है, अपना काम है। मीरा जी आपको याद कीजिए, वो भी अंग्रेज़ी बोला करती थी, वही हाल बाजी का है, सिर्फ उनके पास पैसे कम थे। बाजी के जो पैसे ज़्यादा, अब हम कपड़े और बैगों की बात तो नहीं करेंगे, हमारी गलीज़ ज़ुबान वाली बहन जो अज़मा बुखारी साहबा हैं वो उसके बाद कहेंगी कि जो बाजी के महंगे जूते और कपड़ों पर बात करते हैं उनकी अम्मियाँ तो कपड़े ही नहीं पहनती। मतलब वो बिल्कुल ही गलाजत से भरपूर हैं वो बाजी। उनका मुंह जब खुलता है तो माजरत के साथ ऐसे ही है कि गटरी खुल गया है, क्योंकि चलें हम लोगों तक तो वो आएँ, वो आगे माओं तक, जैसे अब जो अज़मा बुखारी साहबा की वालदा है हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है, हमारी भी वो वालदा की तरह है। मरियम साहबा की वालदा, इनमें से किसी की भी, मरियम औरंगज़ेब साहबा की वालदा, हमारे लिए सब बहुत मोहतरम है, लेकिन अज़मा बुखारी तो बिल्कुल ही, मैंने छठी फूकी लफ्ज़ सुना था लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहते थे छठी फूकी, तो ये वाकई छठी फूकी हैं। इनसे, इनके करीब बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इनके बारे में बल्कि बात ही नहीं करनी चाहिए, कान बढ़ा के निकल जाना चाहिए। पर मेरे ख्याल में उनको छोड़ा ही इसलिए गया है सियासी मैदान के अंदर ताकि इतना वो उगलें गलाजत अपने मुंह से कि कोई इनकी तरफ बात ही ना करे।